संजय साहब, जो इस वक्त टैरिफ वॉर्स है उसमें अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए एक हिकमत चाहिए, दानाई चाहिए, एक रोड मैप चाहिए, वो हमारे पास कोई नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल है। और ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, हमारी इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, ज़ाहिर है कोशिश तो हम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इश्यूज़ हैं, एनर्जी का इशू साथ में है, टैरिफ्स के इश्यूज़ हैं, जिसके बीच में इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए और इससे कुछ फ़ायदा उठाने के लिए हमें जो कॉस्ट्स हैं उनको नीचे लेके जाना पड़ेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए। बट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ साहब कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह, इकॉनमी को माजी में भी उनकी और उनकी टीम ने बड़ी अच्छी तरह सिचुएशन को हैंडल किया है और आगे भी, बिकॉज जिस तरीके की एक हो रही है, अगर हम अपनी और इस पे काफ़ी वर्किंग भी जारी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो टीम है उसमें जो टेक्निकल लोग हैं वो ये जो रेड टेप्स हैं और बॉटल नेक्स हैं उनको रिमूव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब खुद छोटा सा भी कोई चीज़ या डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ डिले हो जाए जिसकी वजह से कोई प्रोसेस रुक रहा हो, कोई डेवलपमेंट का या कोई इकॉनमी रिलेटेड इशू हो, तो वो खुद उसको बड़ा स्ट्रांगली उसको टेकअप भी कर रहे हैं। और डिले जो है किसी किस्म का भी इस मैकेनिज़्म को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के हवाले से किसी किस्म का भी जो डिले है उसको वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर ले। तो आई स्ट्रांगली फील कि शहबाज साहब और उनकी जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनकी कैबिनेट, पाकिस्तान को बिल्कुल ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है टैरिफ्स के ऊपर, हम इसको इंशाल्लाह अवेल करेंगे। और इन द मीनवाइल हमारी इंडस्ट्रीज़ भी, हमारे बाकी सारे सेक्टर्स भी, वो पूरे के पूरे सेक्टर्स भी कोशिश करेंगे कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे सर, अवलीन तरजीह तो रांझा साहब ये होनी चाहिए कि आपका आधा टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त मुसीबत में है। बिजली की कीमतें और वो पॉलिसी रेट तो नीचे लाना ही लाना है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर वैसे ही मुसीबत में है। तो आपको एक वो BMR होता है, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट ऑपरेशन, वो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक पैकेज लाना पड़ेगा कि जो बंद पड़े हुए हैं यूनिट्स वो चल पड़ें। जो कारोबारी लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के दूसरे हमारे करीब करीब खित्ते के ममालिक में चले गए हैं, उनको ऑफर्स करें कि भैया वापस आओ, अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पैसा लगाओ, ज़्यादा कमाओगे। तो उसके लिए आपको एक साजगार फ़िज़ा बना के माहौल बनाना पड़ेगा और उनको कायल करना पड़ेगा कि यहाँ फैक्ट्री लगाओ बजाय बांग्लादेश जाने के या कहीं और जाने के। आपने नदीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस पे अब तो काफ़ी काम हुआ है। जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन्वेस्टर का पाकिस्तान में, अब वो दोबारा से स्टेबिलिटी पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी इन ऑल सेगमेंट्स जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आ चुकी है, लेकिन आ रही है। और अगर ये कॉन्टीन्यूटी स्टेबिलिटी की इसी तरह रहेगी तो मैं कई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मिला हूँ, बिजनेसमैन को मिला हूँ, जो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर री इन्वेस्ट करके उसको एक नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फोरसी कर रहे हैं पाकिस्तान की फ्यूचर में। तो हालात जिस तरीके से हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट की भी एफर्ट्स हैं, आए रोज़ इंटरनेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं, हमारे मरकज़ी दारुल हुकूमत में हो रही हैं, जिसके बीच में उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन्वेस्टर्स का, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से चले गए थे या जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसको रिवाइव करने के हवाले से, उसको दोबारा से कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल करने के हवाले से काफ़ी एफ़र्ट्स हुई हैं। और उन एफ़र्ट्स का ज़िक्र अब US में भी जो है बिज़नेसमैन जो है, बिज़नेस कम्युनिटी जो है US की, वो भी अब पाकिस्तान को ख़ुद पिच कर रही है कि हम आने वाले वक्त में अगर कहीं पे पैसे उनके इन्वेस्टर्स ने भी लगाने तो वो भी पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे जो माइंस एंड मिनरल वाला जो साइड है, जो एनर्जी वाला साइड है और एग्रीकल्चर भी, इन जगहों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान के बीच में सरमायाकारी करें। तो ये सारी एफर्ट्स हैं अब आपके सामने। इंशाल्लाह हम ये नहीं कहेंगे कि 100% ये सब चीज़ें हासिल हो चुकी हैं, बट हम उस रास्ते पर हैं, हमारी रफ्तार जो है वो मुस्तहकम है और हम यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। अच्छा, दूसरी जो बड़ी ख़बर है निसार जट साहब कि एक तो उन्होंने आज फ़ौज के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ ने उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के सदर बनने की बातें भी काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुआ था कि वो 2 साल की रिटायरमेंट की जो कदगन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो जैसे ही वो सदर बनना चाहेंगे तो सदर बन जाएंगे, जरदारी साहब रुखसत हो जाएंगे। दूसरा जो बड़ा, जिस पे आज इंडिया में बड़ा वावेला है इसके ऊपर
कि हम मशरक़ की जानिब से अपने हमले का आगाज़ करेंगे अगर इंडिया ने दोबारा हरकत की, और इंडिया तैयार रहे कि हम उसे कहीं पर भी मार सकते हैं। आपका रद्द-ए-अमल इस बयान के ऊपर? जी बिल्कुल। अपना मलिक साहब, मैं एक बात जैसे राजा साहब, थोड़ा सा मैं राजा साहब की बात को कोट करना चाहूँगा। माजर के साथ मेरे बड़े भाई हैं जो इस वक्त ये तय करना पड़ेगा आप बड़े हैं या वो बड़े हैं? चलो वो छोटे हैं, सही है, उनको छोटा कह लेता हूँ। इस वक्त जो आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के अंदर ना, इस माहौल में आपका इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से SIFC आपका जो है वो फेलियर की तरफ गया है। यहाँ पर बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई कि जी अरब ममालिक से डेलीगेशंस आए, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। वो $100 अरब की बात हो रही थी जी, और वो नील बटा नील पे जाके अब आज भी खड़ी है। और मेरा ख्याल है कि आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्क्वीज़ हो गई है, और उस स्क्वीज़ इकॉनमी के अंदर रहते हुए अब आप जो है बिल्कुल एक अजीब व गरीब की सूरत हाल में हैं, और आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जो आप ये कह सकें कि हम इस प्लान के तहत पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आफ्टर वॉर हमने एक कैंपेन लॉन्च की कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है हम उसको सबसे पहले उस पर इंडिया को लेकर आएंगे कि हमसे बैठ के बात कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का जो मुआहदा है उसको आप कैसे मुतासर कर सकते हैं, हम अभी तक उसमें कुछ भी नहीं कर सके। ये मॉनसून है, इसके बाद आपको जो पानी की शॉर्टेज है उसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। उसके बाद कश्मीर का जो इशू है, मेरा ख्याल है कि आज तक हमें अमेरिका तसल्ली देता रहा है। आज तक अमेरिका ने हमारी उस मामले पे कभी भी कोई भी मुआवनत नहीं की, करेगा भी नहीं और करेगा भी नहीं। मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ रामलीला कहानी है। इंडिया जाने USA जाने, हमारा मामला इंडिया के साथ अपना है, हमारी उनके साथ एक बाउंड्री वॉल है। इंडिया के मामले में हम खुद सोल्जर हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट पाकिस्तान की मोहब्बत का हमें नहीं चाहिए। हम खुद सोल्जर हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान राइट से करे, लेफ्ट से करे, ऊपर से करे, नीचे से करे, हम ये समझते हैं कि मैं उसके ऊपर आपको एक वाक़या सुनाऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ार से जा रहे थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। तो उन्होंने कहा आपको क्या हुआ है उमर, क्यों इस तरह कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मुझे डर है कि आज दुश्मन जो हम पर वार ना करे, तो मैं कभी आपके आगे जाता हूँ, कभी आपके पीछे जाता हूँ, कभी दाएं जाता हूँ कि वार हो तो मैं आपका दिफा कर सकूँ। हम पाकिस्तान के आगे भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, राइट भी खड़े हैं, लेफ्ट भी खड़े हैं। इंडिया अगर हमाकत करेगा, हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम शहादत हासिल करने वाली कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बड़ा हौसला दिया है, इस मामले पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज के हालात पाकिस्तान के पॉलिटिकली हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है, मैं समझता हूं कि अगर हम एक सफ में खड़े होकर हथियारबंद होकर अपने मुखालिफ का मुकाबला करें और हम एक दूसरे की जानिब इस निगाहों से देखें कि हमने एक दूसरे के साथ क्या किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं पैदा करेगा। ये हमारी सफ़ों में साथ खड़े हुए भी हमारे लिए एक तकलीफ दे लगा। घर के अंदर यकजहती होनी चाहिए, घर के अंदर यकजहती होनी चाहिए।